पेज नंबर 2। अच्छा भाई, कल आपको सवाल करवाया गया है, उसमें जरा पहली लाइन पढ़ें क्या लिखी हुई थी। मिस्टर ढूंढे 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 कल ही सॉल्व करवाया, उसमें पहली लाइन क्या लिखी गई थी? मिस्टर कामरान। अच्छा भाई, ये सवाल आपको समझाने के लिए कराया गया था, इस तरह पॉसिबल नहीं है कि इसका पेपर में सवाल आए। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाया गया था। पेपर में सवाल आने का क्यों नहीं चांस, और ये सवाल ही क्यों गलत था, सिर्फ समझाने के लिए कराया गया था। बस इस सवाल को मैं गलत कहूंगा, इस सवाल ही क्यों गलत था। सवाल मेरे भाई इसलिए गलत था कि ये बेनिफिट सिर्फ कंपनीज को है, ये बेनिफिट इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल बिजनेसमैन को ये बेनिफिट नहीं है। इंडिविजुअल बिजनेसमैन को ये बेनिफिट नहीं है। कहां से पता चला? आखिरी पैरा पढ़े, अदर कंसिडरेशन। The tax rate shall be allowed for salary paid to number of freshly qualified graduates, not a sin of the total employees of the company in the tax year। भाई ये कंपनी को बेनिफिट है। मैंने माना था पहली लाइन में आप पर्सन लिखा हुआ है, लेकिन आम अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये कंपनी को ही बेनिफिट अवेलेबल है। तो बहरहाल कंपनी का न्यूमेरिकल आने का कोई चांस नहीं है, तो थियोरेटिकली इसको याद कर लीजिएगा। तो 15% तक आप फ्रेश ग्रेजुएट्स रख सकते हैं, उससे ऊपर रखेंगे तो कल हमने क्लास के एंड पे बात की थी, फिर आपको टैक्स क्रेडिट उनका नहीं मिलेगा। ओके, अगले सफे पे आए जी। नहीं, वो तो वैसे ही फ्रेशली क्वालिफाइड लोग नहीं रखते। सी इंटर तो फ्रेशली क्वालिफाइड नहीं है। सेक्शन 60C, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ये आपको लिखवा दिया था। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, और इसको न्यूमेरिकली भी हमने कर लिया था। एवरी इंडिविजुअल shall be entitled to a deductible allowance for profit, और ये जो सारा अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसका मतलब इंटरेस्ट है, लेकिन इसको फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका मतलब इंटरेस्ट क्यों है। अभी इसका मतलब इंटरेस्ट लिख लें। एवरी इंडिविजुअल शेल बी एंटाइटल्ड, आपसे बात हुई थी ब्लैक शर्ट, हाँ जी। एवरी इंडिविजुअल शेल बी एंटाइटल्ड, हर इंडिविजुअल को इसकी इजाजत है, टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, कि वो माइनस कर ले, फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस कर ले, पेड इन द ईयर ऑन अ लोन रिसीव्ड फ्रॉम। लोन किस किस से ले सकते हैं? नंबर 1, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी होते हैं कुछ। गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए, लोकल गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है छोड़ें, इससे भी लोन ले सकते हैं, पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज से भी लोन ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अगर इन 7 लोगों से लोन लेकर घर बनाया और उस पर इंटरेस्ट पे किया तो आपको यह बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने किसी जानने वाले से लोन ले लिया या किसी प्राइवेट कंपनी से लोन ले लिया तो फिर आपको ये टैक्स रेट नहीं मिलेगा। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी ये वाला लोन, इसमें ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आगे लिखें हाउस बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक इदारा है जिसका काम ही ये लोन देना है, तो वो दूसरे बुलेट में कवर होगा, हाउस बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस, यानी इसका मेन काम बैंकिंग नहीं है, नॉन बैंकिंग, इसका काम है लोगों को घर बनाने के लिए लोन देना, क्योंकि बैंक का काम तो आम मकासद के लिए लोन देना भी होता है। एवरी इंडिविजुअल शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट पेड इन द ईयर ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम फलां फलां फलां। लोन देने वाले कौन है? 7, कोई 8वां लोन देगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला सवाल, लोन शुड बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। लोन किस मकसद के लिए दिया गया? नया घर बनाने के लिए।
या एक्विजिशन ऑफ अ हाउस, या बना बनाया घर अगर खरीदना है फिर भी आप लोन ले सकते हैं। नया घर बनाना है फिर भी लोन ले सकते हैं, बना बनाया घर खरीदना है फिर भी लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, पुराने घर को अगर रेनोवेट कराएंगे फिर लोन लेने की वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? एक्विजिशन ऑफ अ हाउस, देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू, लेकिन अगर ओल्ड की रिकंस्ट्रक्शन कर लें तो उस पर शायद इजाजत नहीं मिलेगी। तो दो सूरतों में ये टैक्स माफ होगा, बल्कि टैक्स माफ नहीं होगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस ज़कात की तरह माइनस होगा, एक नए घर पे और एक बना बनाया घर खरीदने में। अच्छा, बना बनाया ओल्ड भी हो सकता है, दूसरे बुलेट में न्यू का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। एक्विजिशन ऑफ अ ओल्ड और न्यू, वो नया भी हो सकता है पुराना भी हो सकता है। द अलाउंस अलाउड shall be lower of profit paid by the person in the year 50% of taxable income or 2 million. 3. An allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to a subsequent year. जो अलाउंस माइनस नहीं हो सका वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये जो नीचे न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये आपने अभी नहीं करना, सैलरी के चैप्टर के बाद करना है, अभी समझ नहीं आएगा। An allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to a subsequent year. अगर टोटल में से आपने ज़कात माइनस की थी, आपको मैंने बताया था ज़कात माइनस नहीं हो सकी तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। सिमिलरली ये भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ओके, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए डिडक्टेबल अलाउंस, गवर्नमेंट ने कहा कि जी जो बंदा अपने बच्चों को तालीम देगा तो हम उससे बड़े खुश हैं, और तालीम देने के ऊपर हम उसे ज़कात की तरह एक फिगर माइनस करने देंगे टोटल इनकम में से। अब ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, इसको समझ लेते हैं। ये बेनिफिट सिर्फ गरीबों को अवेलेबल है, अमीरों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। गरीब अगर अपने बच्चों को तालीम दिलवाएंगे तो हुकूमत उनको टोटल इनकम में से कुछ फिगर माइनस करने देगी। अब वो गरीब की डेफिनेशन क्या है? गरीब की डेफिनेशन है 15 लाख से कम साल में कमा रहा हो। जो बंदा 15 लाख से कम साल में कमा रहा है, लॉ मेकर ने जो डेफिनेशन दी है गरीब की, जो बंदा साल में 15 लाख से कम कमा रहा है उसको ये बेनिफिट अवेलेबल है कि अपने बच्चों की स्कूल फीस के ऊपर गवर्नमेंट उसको ज़कात की तरह एक चीज माइनस करने देगी। वो माइनस कैसे करने देगी वो देख लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड, हर इंडिविजुअल को इसकी इजाजत है, टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, के ज़कात की तरह माइनस कर ले। क्या? ट्यूशन फीस किसकी? पेड इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज लेस देन 15 लाख। अगर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है, अगर 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है वो तो फिर नहीं। जी सर आसिफ कहते हैं मिसाल के तौर पे मेरी महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख को आप जरब दें 12 से, कितनी हो गई? 24 लाख। 24 लाख से 15 लाख क्या है? ज्यादा है। अब 24 लाख ज्यादा है, 15 लाख कम है। अब अगर 15 लाख कम है तो इसका मतलब सर आसिफ को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी तनख्वाह 15 लाख से कम है। 15 लाख वाले को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेस देन 15 लाख। ओके, द अलाउंस अलाउड शिल बी लोअर ऑफ 5% of total tuition fees paid by individual in the year, 25% of person's taxable income for the year, and an amount computed by multiplying 60,000 with the number of बच्चे। तो जितने आपके बच्चे हैं उनको 60,000 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई तुम भी आओ रशीद, तुम भी आओ अंजुम, तुम भी आओ अकरम, तुम भी आओ, तीनों खड़े हो जाओ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, चलो जाओ खेलो। 60,000 ज़रब 3, 1,80,000 हो गया। तो जितने बच्चे हैं उनको लाइन हाजिर करें, गिन के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 60,000 से। अब ये हवाई बातें हैं, इसको देखते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है 11 कैलकुलेटर है ना माशाल्लाह आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 के नीचे जगह खाली है, सॉल्व करके बता दें क्वेश्चन नंबर 11 को।
1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा। भाई आगे आओ सेकंड लास्ट रो में। थोड़ी सी जगह खाली है नीचे, सॉल्व कर लें। जी आगे आओ, सेकंड लास्ट रो में है जगह। साथ वाला बॉल पॉइंट भी नहीं पकड़ा अभी, जल्दी करें। Determine the amount of deductible allowance that a resident individual can claim on account of education expenses if his taxable income was 8 lakh and he paid monthly fees of 6000 per बच्चा for his 3 बच्चे। ओके जी, बता दें लोअर ऑफ क्या क्या करना है। नंबर 1, 5% ऑफ ट्यूशन फीस। जरा ट्यूशन फीस बता दें, फिर उसका 5% भी ले लेते हैं। 6000 जरा 12 महीने जरा माशाल्लाह 3 बच्चे, तो टोटल कितना आ गया? टोटल 5% से मल्टीप्लाई करके 10800 या क्या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी बोलें, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 25% ऑफ 8 लाख, 2 लाख। अच्छा माशाल्लाह, बुलाएं जी बच्चों को। कितने आए? 3 बच्चे इनटू फी बच्चा 60,000। यानी लॉ मेकर असल में चाह रहा है 60,000 तक फीस अगर आप दे रहे हो तो मेरी नजर में एक्सेप्टेबल है। आपको अक्सर जगह आपने देखा होगा एक लिमिट लगा देता है वो, तो इधर भी इसने लिमिट लगा दी है। कितने की? 60,000 की लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा ना हो। ओके 1,80,000। नो व्हाट इज लोअर? 10,800। व्हाट इज डिडक्टेबल? 10,800। व्हाट इज डिडक्टेबल ऑन द फेस ऑफ न्यूमेरिकल? 10,800। इसी तरह की कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन में की थी हमने, 3 फिगर्स में से लोअर ली थी। ओके आसान सवाल आ रहा है आईकेएम में, 2 नंबर का सवाल है। ओके अच्छा, वैसे तो इसको बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए इस बंदे को, क्योंकि इसकी इनकम ही 15 लाख से ज्यादा है। नहीं 8 लाख है, 8 लाख है। अगर ये 8 लाख की जगह 18 लाख होता तो फिर आपने सॉल्व करने लग जाना था। आप में से 2-4 ने करने लग जाना था। नहीं मुझे पता है, उन्होंने कैलकुलेटर पकड़ने थे और लग जाना था, शुरू हो जाना था। और अक्लमंदों ने नोट दे के आना था, एज इज इनकम इज मोर देन 15 लाख सो नो बेनिफिट विल बी अलाउड। आप लोगों को पता नहीं। ओके पॉइंट 3, एन अलाउंस विच इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड, अगर इस साल माइनस नहीं हो सका, शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट ईयर। ओके अब सवाल ये आएगा कि मॉम भी नौकरी कर रही है, डैड भी नौकरी कर रहा है और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अब सवाल ये आएगा कि किसके न्यूमेरिकल में माइनस करें, मॉम के न्यूमेरिकल में माइनस करें या डैड के न्यूमेरिकल में इस बेनिफिट को दें। तो उसमें लॉ बताएगा, देखें आप ना बोला करें, ऐसा अच्छा नहीं लगता। पॉइंट 4, एन अलाउंस शेल बी अलाउड टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स, दोनों माइनस कर लो, टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स। अच्छा इधर कहते हैं, मैं इधर कहता हूं, ठीक है जैसे भी है। अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स, जिस मर्जी को अलाउ कर दें, कोई मसला नहीं। मॉम कह रही है मैंने करना है, डैड कह रहे हैं नहीं मैंने करना है। अब चलेगी आपको होता है मॉम की, तो मॉम कर लें। अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स, जरूरी नहीं ज्यादा वाला, वो माइनर चाइल्ड वाला रूल यहां नहीं लगाना, ठीक है। आप बोंगियां मारते हैं वो भी रज के।
हर जगह अपना रूल होता है लॉ का। अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑन फर्निशिंग नेशनल टैक्स नंबर और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या इदारे का नाम बता दें कहाँ मैंने बच्चे को डाला हुआ है, या बता दें इदारे का नेशनल टैक्स नंबर। अगर ये आप बता देंगे तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इदारे का नाम भी छुपा रहे हैं, मैं नहीं बताना बच्चा कहाँ पढ़ता है, नहीं ये क्या बात हुई, अब मैं ये भी बताऊं बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो वो लोगों कहेगा ठीक है भाई, फिर 10,800 भी माइनस नहीं हो सकता। तो ये भी एक शर्त है, बताना पड़ेगा बच्चा कहाँ पढ़ता है, या ये इदारे का नेशनल टैक्स नंबर बता दें, वहां से भी पता चल जाएगा बच्चा कहाँ पढ़ता है। ओके, बच्चे की एज की कोई लिमिट नहीं। ओके, पॉइंट 5, द अलाउंस shall not be considered for calculating tax deduction under the head salary। चलें इसकी तरफ बात करते हैं। अच्छा ये भाई ये सारे लिमिट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, पिछले सफे से आए जरा शुरू करें, रिवाइज करते हैं जरा। चैरिटी से शुरू करें, चैरिटी से पेज 1 से। इसमें कोई फॉर्मूला सा आपने लगा लिया होगा, टोटका सा कोई लगा ले, मिसाल के तौर पे कोशिश करते हैं खुद बनाने की। ऐसे ही अपनी तरफ से एक बोंगी सी बात कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। 30 में 20 ऐड कर दो, बोले 30 और 20 नजर आ रहे हैं ना? हाँ हाँ 20 ऐड कर दो। नीचे देखें 20 दोबारा नजर आ रहा है। अब दोबारा शुरू करें, 30 में 20 ऐड कर दो। हाँ हाँ 20 ऐड कर दो। आगे आए, 5 कहां से आ गया? नीचे आए, हमने तो 20 ऐड करना है। नीचे आए, 5 कहां से आ गया? अगले सफे पे आए, 30 में 20 ऐड करके क्या आता है? 50। चलो दोबारा से शुरू करें, रिवाइज करें। 30 में हाँ हाँ क्या खुद ही पहुंचे गए। हाँ हाँ 20 ऐड कर, 5 फिर आ गया, टोटल क्या आ गया? 50। सफे के एंड पे आए, नीचे 5 और 25 पता नहीं क्या कर रहा है। ओके ओवर। अच्छा जी, अब 60D का 0.5, 60D का 0.5 ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस पे 5-10 मिनट लग जाएंगे। ये सैलरी के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इनकम फ्रॉम सैलरी। एक साहब कहते हैं कि जी मेरी मोबाइल यूज करें, हो गया यूज? हाँ अच्छा चलें, इधर देखें ना फिर ऊपर। अच्छा एक साहब कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, मेरी मंथली इनकम फ्रॉम सैलरी है 1 लाख रुपया। मंथली इनकम फ्रॉम सैलरी है 1 लाख रुपया, और मंथली सैलरी। अच्छा जी, एनुअल सैलरी कितनी बन जाएगी इसकी? कैलकुलेटर ना पकड़ें। एनुअल सैलरी 12 लाख। ओके, एनुअल टैक्स मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लेते हैं रेट 10% है, एज्यूम कर लेते हैं। साल का टैक्स कितना है? 1,20,000। पर इसको मंथली में तकसीम करें, मंथली टैक्स 10,000, 10,000 मंथली टैक्स बन गया। अच्छा जी, अब बता दें टेक होम सैलरी पर मंथ, हर महीने कमा कितना रहा है, हर महीने टैक्स कितने? याद रखिएगा सैलरी पे हर महीने टैक्स देना होता है, ये पाकिस्तान का रूल है, बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन यही रूल है। सैलरी पे हो गया मैसेज, ठीक है दे दो अपने मोबाइल, हो गया, सेंड का बटन दबा दो। हाँ अब ठीक, ऑफलाइन मोड पे कर दो, लगाने दें, टाइम नहीं, अब दे दो। ओके,
अच्छा भाई, टेक होम सैलरी पर मंथ, हर महीने घर कितने लेके जाएगा? भाई कमाया कितना हर महीने, उस पे टैक्स कितना बना? 10,000। तो बचा के घर हर महीने कितने लेके जाएगा? 90,000। 1 लाख कमा रहे और 10,000। हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे सैलरी का टैक्स हर महीने जमा कराना होता है, लेकिन हर महीने ये बंदा खुद जाके जमा नहीं कराता, ये पॉसिबल नहीं है। वो जो साल में एक दफा एफबीआर नहीं जाना चाहता, वो हर महीने कैसे एफबीआर जाएगा? तो यहां भी डिविडेंड कितना होता है, जहां नौकरी कर रहा होता है वहां एम्प्लॉयर ही टैक्स काट लेता है। यानी सर उमैर FR1 की क्लास में या FR2 की क्लास में आपने उन्हें जाके कहना सर तनख्वाह कितनी है, फिर अगला सवाल पूछना सर मिलती कितनी है, ये अलग अलग सवाल है। तो इस वक्त फोकस करें इस पे आप, मैं इस वक्त मिस्टर एक्स की बात कर रहा हूं। ओके, तो तनख्वाह कितनी है? 1 लाख, मिलती कितनी है? 90,000। 10,000 राइज वाले ही गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। मिस्टर एक्स फंक्शनल उर्दू पढ़ाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये अराइज होगा कि पर मंथ गवर्नमेंट इसका 10,000 टैक्स काट रही है और ये जमा कराना किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। अब माशाल्लाह भाई की शादी हो गई एक्स की, और अल्लाह ने औलाद भी देनी शुरू कर दी, बच्चे भी हो गए, बड़े हो गए, स्कूलों में पढ़ने लग गए। अब इसने सोचा कि यार मेरी तनख्वाह तो 12 लाख है, तो 12 लाख तो मेरी तनख्वाह नहीं है, 12 लाख में से ज़कात की तरह मैं एक और चीज भी माइनस किया करूंगा। अच्छा, तो कहते हैं 12 लाख की तरह ज़कात की, 12 लाख में से ज़कात की तरह मैं एक और चीज भी माइनस किया करूंगा। तो ये ना चुप करके एम्प्लॉयर के पास गया, इधर एक मुन्ने को पकड़ा, इधर एक मुन्ने को पकड़ा, दोनों को लेके एविडेंस साथ। उन्होंने कहा ये माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, तो माशाल्लाह 2 हैं, तो बेटा तुम जरा जेब से निकालो। तो उसने फीस निकाल दी, ये फीस की स्लिप। अच्छा बेटा तुम भी फीस की स्लिप निकालो। दोनों फीस की स्लिपें उसने एम्प्लॉयर के सामने रख दी और एम्प्लॉयर को जाके कहा कि भाई एम्प्लॉयर एक कैलकुलेशन कर, 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ 12 लाख और 2 इंटू 60,000, 1,20,000। चल भाई एम्प्लॉयर ये कैलकुलेशन कर। और एम्प्लॉयर को कैलकुलेशन कहा कि अब मेरी इनकम 12 लाख नहीं है, डिडक्टेबल अलाउंस मुझे दो, डिडक्टेबल अलाउंस दो, और 12 लाख में से मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं 50,000 माइनस कर लो, फर्ज करें वो 50,000 आया, तो 12 लाख में से 50,000 माइनस करो, मेरी इनकम हो गई 11,50,000। अब 11,50,000 पे तो टैक्स कम बनेगा, जब टैक्स कम बनेगा तो पर टैक्स भी कम होगा, जब पर मंथ टैक्स कम होगा तो ये 10,000 की बजाय फर्ज करें 9,000 हो जाएगा। अब 1 लाख में से जब 9,000 माइनस करेंगे तो घर कितना लेके जाएगा? एफबीआर ने इस बंदे की सारी तकरीर सुन के कहा हम आपकी बात नहीं मानते, भागो, तू बड़ा साइंसदान है, ये कर वो कर, तो वो करके तो ये करके तो 91। एफबीआर ने कहा हम आपकी बात नहीं मानते। अब एम्प्लॉयर को तंग मत करो, एम्प्लॉयर को हर महीने 10,000 टैक्स काटने दो, जब साल खत्म होगा तो साल के एंड पे हमारे पास आना और ले आना दोनों को, और साल के एंड पे एविडेंस देना, एविडेंस दे के ये कैलकुलेशन करना और फिर बताना कि एम्प्लॉयर ने मेरा ज्यादा टैक्स काट लिया है, हम आपको रिफंड का चेक बना देंगे, वो चेक आप लेके चले जाना, पैसे हम आपको वापस करेंगे, एम्प्लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं। तो बताएं ये जो बेनिफिट अवेल करना है, ये साल के आखिर में एफबीआर बेनिफिट देगा या हर महीने एम्प्लॉयर ही बेनिफिट देने लग जाएगा? ठीक है, इसकी कई प्रोसीजरल चीजें थी ना, असल में हर महीने आपकी फीस बच्चों की चेंज होती रहती है, तो इस महीने फीस कुछ और होगी, तो एम्प्लॉयर बड़े परेशान हो जाते थे, यार एम्प्लॉय उनको तंग करते थे, तो एम्प्लॉयर बड़े परेशान हो जाते थे, इसलिए लॉ मेकर ने कहा एम्प्लॉयर के पास ना जाओ, साल के आखिर में हमारे पास आना, हम ये आपको पैसे वापस कर देंगे। तो बताएं अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जाके रिक्वेस्ट करे कि मेरी इनकम इस अलाउंस की वजह से कम करो और कम करके मेरी इनकम कम करके टैक्स भी कम लो, तो क्या एम्प्लॉयर उसकी बात मानेगा? आर्जी तौर पे एम्प्लॉय को नुकसान हो जाएगा, लेकिन साल के एंड पे एफबीआर से जाके फायदा ले सकता है। परेशान बैठे हो यार, हद हो गई, और भी जेब में कुछ है तो देखो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, हर गाय आ जाए पेज तो 60D। 1 मिनट मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। The allowance
shall be considered for calculating tax deduction under salary. अलाउंस को कंसिडर किया जाएगा या इग्नोर किया जाएगा? shall not be considered का क्या मतलब है? shall be ignored for calculating. not be considered को काट के be ignored कर दें, आसान हो जाएगी इंग्लिश. not be considered को काट ही दें और काट के लिख दें be ignored. allowance shall be ignored for calculating the tax deduction under the head. tax deduction के ऊपर लिखें tax deduction by employer. tax कौन डिडक्ट करता है सैलरी पे? एम्प्लॉयर. अच्छा, अब आपने पता करना क्या, आप ये सारा लिखेंगे, ये सारा लिख के नीचे आप उर्दू में लिखेंगे. अभी मैं लिखवाता हूं आपको. ये सारा लिखेंगे, लिख के नीचे उर्दू में लिखेंगे. अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहे मेरे बच्चे हैं मुझे बेनिफिट दो, एम्प्लॉयर बेनिफिट नहीं देगा और स्टिल कितना टैक्स काटता रहेगा? 10,000. वो उसे कोई बेनिफिट नहीं देगा इस बात का. चलिए ये नोट करें पहले, इसी से पे कर लें, छोटा छोटा सा करके बड़ा सा. ओके, लिखें. अगर एम्प्लॉय के बच्चे हों फिर भी एम्प्लॉयर 10,000 ही काटता रहेगा. अगर एम्प्लॉय के बच्चे हों फिर भी एम्प्लॉयर 10,000 ही काटता रहेगा. बाद में एफबीआर ये अलाउंस माइनस करने देगा. एफबीआर के पास चले जाए, वो बाद की बात है. बाद में एफबीआर ये अलाउंस माइनस करने देगा. ओके, ओके,
ये 65B फिर पढ़ेंगे, आज जरा 64B पढ़ लें। आज बस 10 बजे तक पढ़ते हैं, फिर जरा देखते हैं कल टेस्ट किसने दिया है किसने नहीं दिया, थोड़ा सा जरा पता चल जाए आप लोगों का कैसे कैसे बच्चे बैठे हुए हैं जी। सेक्शन 64B, सेक्शन 64B, बस अब इधर से देख के पता चल रहा है जो जो मुस्कुरा रहा है, अभी वैसे भी पता चल जाएगा। 64B, टैक्स क्रेडिट, ये मुस्कुराने की बात नहीं थी, टैक्स क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरर्स। भाई इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फ्रेश ग्रेजुएट्स की शर्त नहीं है, इसमें आप किसी को भी नौकरी दे सकते हैं, इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स की शर्त नहीं है। तो टैक्स क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरर्स, बस एक शर्त है कि ये जो नौकरियां दे रहे हैं इन लोगों की फैक्ट्रीज हों, मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री होती है तो इनकी फैक्ट्रीज हों तो फिर ये बेनिफिट मिलेगा। ओह, ये भी हिस्ट्री की बात होकर रह गई। आप ये बेनिफिट भी सिर्फ पिछले साल तक था, अब ये नहीं मिलेगा। चलें हिस्ट्री पढ़ते हैं। If a company sets up a new manufacturing unit, it shall be between Yakam July 15 and 30 June 19, it shall be given a tax credit for a period of 10 years. ये कंपनी 30 जून 19 से पहले बननी चाहिए थी, ये हिस्ट्री की बात है। लेकिन अगर कंपनी इस अरसे में बन गई है और अभी भी आप इस टैक्स क्रेडिट को ले सकते हैं, बिकॉज ये टैक्स क्रेडिट कंपनी बनने के कितने साल तक मिलता रहेगा? 10 साल तक मिलता रहेगा। तो ये दो बातें अलग अलग हैं। ये बेनिफिट सिर्फ किन कंपनीज को मिलना था? जो यकम जुलाई 15, मैं इस वक्त सफे के एंड पे हूं 64B पे, ओके मैं दूसरा वाला पढ़ा हूं, ओके सफे की माजरत आपके नोट्स में अगले सफे का टॉप होगा, सॉरी मेरे पास नोट्स दूसरे हैं। अच्छा, टैक्स क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरर्स इफ अ कंपनी सेट्स अप अ न्यू यूनिट। न्यू यूनिट क्या मतलब? न्यू फैक्ट्री, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है। यूनिट से मुराद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चीजें बनाना, खरीद के नहीं बेचना। इफ अ कंपनी सेट्स अप अ न्यू यूनिट बिटवीन यकम जुलाई 15 एंड 30 जून 19, इट शैल बी गिवन अ टैक्स क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। इसको 10 साल तक टैक्स माफ होता रहेगा। अब अगर बनी 2018 में है तो फिर 18, 19, 20 फिलहाल भी मिलेगा टैक्स क्रेडिट। लेकिन हिस्ट्री क्यों कहा है मैंने? इस वजह से कहा है कि ये बेनिफिट अब किसी और कंपनी को नहीं मिल सकता, जो 30 जून 19 तक बन गई उन्हीं को मिल सकता है। अगर आज भी आप उसे जाके कहीं ये बेनिफिट मिलेगा, वो कंपनी कहेगी नहीं भाई मुझे ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो ये बेनिफिट अभी है, 10 साल तक रहेगा, लेकिन सिर्फ कंपनीज को जो 30 जून 19 से पहले पहले बन चुकी है और अभी 30 जून 19 गुजर चुकी है उनको नहीं मिलेगा। ओके, 2 टैक्स क्रेडिट शेल बी 2% ऑफ टैक्स पेबल। टैक्स रेट कितना होगा जी? हाँ, इसका मैं न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा रहा बिकॉज कंपनीज के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। टैक्स क्रेडिट शेल बी 2% ऑफ टैक्स पेबल फॉर एवरी, हर 50 एम्प्लॉइज पे 2% टैक्स माफ होगा। और अगर 100 एम्प्लॉइज हैं और अगर 150 एम्प्लॉइज हैं, वो मैं बताता हूं आपको। टैक्स क्रेडिट शेल बी 2% ऑफ टैक्स पेबल फॉर एवरी 50 एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। शर्त है, एक होता है परमानेंट, पे नौकरी कर रहा हूं, एक होते हैं परमानेंट। तो भाई आप बताएं, ये जो ओल्ड एज बेनिफिट है यानी रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो किन एम्प्लॉयज को मिलते हैं? परमानेंट। तो शर्त ये है कि एम्प्लॉय को हमेशा के लिए नौकरी देनी है या 6 महीने साल के लिए? क्योंकि लोग ये करते थे 50 एम्प्लॉय पूरे करने के चक्कर में 2-4 को साल के आखिर में नौकरी दे दी और फिर 2 महीने बाद उन्हें निकाल दिया। नो 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 नो, ये बड़ी कड़ी शर्त है कि एम्प्लॉय से मुआहिदा करो कि तुम हमेशा के लिए आए हो मेरे पास, और जब तुम्हारी ओल्ड एज हो जाएगी तो तुम्हें पेंशन वगैरह के जो बेनिफिट्स हैं वो भी हम दिया करेंगे। ये बड़ी कड़ी शर्त है, यानी एम्प्लॉय का पक्का होना जरूरी है। द एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, और सोशल सिक्योरिटी भी इसको दो, बीमारी वगैरह हो जाए इलाज करवा के दिया करें आप इसे।
ये सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स किसने बनाए हुए हैं? ये गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। द क्रेडिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टैक्स पेएबल। ओके जी, एक बंदा कहता है मेरे 51 एम्प्लॉइज हैं, इसको कितना टैक्स माफ होगा? 2%। एक बंदा कहता है मेरे 100 एम्प्लॉइज हो गए हैं। एक बंदा कहता है मेरे 150 एम्प्लॉइज हो गए हैं। एक बंदा कहता है मेरे पास एम्प्लॉइज ही एम्प्लॉइज हैं। एक बंदा कहता है हर जगह एम्प्लॉइज मेरे फैले हुए हैं। जब 300 पे गए तो हुकूमत ने कहा बस यार तूने 100% पे पहुंचने का इरादा किया है, तेरी नीयत बड़ी खतरनाक लग रही है। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? अब आप 300 के बाद 350 एम्प्लॉइज कर लें तो भी, अब आप 400 एम्प्लॉइज कर लें, ब्रेक किस पे लग जाएगी? अच्छा, अगर एक बंदा कहते हैं मेरे 254 एम्प्लॉइज हैं, हाँ तो भी 10 सॉरी इधर कर लेते हैं 154 एम्प्लॉइज है तो भी 6 नहीं 8 कैसे हो सकता है? हर 50 पूरे करने पे मिलेगा। तो ये अपने समझने के लिए लिख लेते हैं वैसे ही 150 पे कितने %? और अगर एक बंदा कहते हैं मेरे 154 एम्प्लॉइज हैं तो भी 6, वो 8 की लिमिट पे कब पहुंचेगा? जब 200, अगर 199 भी होंगे तो 6%। क्लियर? नोट कर लें। तो ब्रेक कहां लग जाएगी? 10%। ये 5 तक कराओ, ठीक है? ये कॉपी कराओ सबके लिए, और इसके नीचे ना, नीचे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लगा दो, और इधर पे शक हेडिंग दे दो टेस्ट 1 क्वेश्चन 1। हाँ बस पता चलेगा कौन से किस टेस्ट का है। ओके नेक्स्ट, द क्रेडिट शेल नॉट एक्सीड 10%, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। शराइत पढ़ लें जी। टैक्स क्रेडिट शेल बी एडमिसिबल वेयर, पॉइंट 3 के लेफ्ट पे लिख लें कंडीशंस। कंडीशंस क्या जरूरी हैं इस बेनिफिट को लेने के लिए? कंडीशंस नंबर 1, द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, बनी है, एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सेटअप, और फैक्ट्री लगी है बिटवीन यकम जुलाई 15 एंड 30 जून 18, बोथ डेज इंक्लूसिव। अच्छा भाई, अब कुछ लोगों की राय है ये लॉ में गलती है, उनकी राय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर 30 जून 19 लिखा हुआ है, इधर 30 जून 18 लिखा हुआ है। तो जब लॉ में गलती हो तो लोग कहते हैं फिर बेनिफिट ले लो, तो बेनिफिट लेने का मतलब है ये बेनिफिट 30 जून 19 तक अवेलेबल है, लेकिन पेपर में आप ऐसे ही लिखाइएगा, कोई हर्ज नहीं। लॉ को बदला नहीं जा सकता, असूली तौर पे लॉ में भी 30 जून 19 ही लिखा होना चाहिए था।
ताकि ऊपर से बात कंसिस्टेंट होती। बी, एम्प्लॉयज मोर देन 50 एम्प्लॉयज, इसके एम्प्लॉयज 50 से ज्यादा होने चाहिए। एम्प्लॉयज मोर देन 50 एम्प्लॉयज इन अ टैक्स ईयर, वो आगे वही बात लिखी हुई है। सी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री, फैक्ट्री इज मैनेज्ड बाय कंपनी। ये बेनिफिट भी सिर्फ किनको अवेलेबल है? कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को ये बेनिफिट नहीं है। इंडिविजुअल बंदा फैक्ट्री लगा के बेनिफिट नहीं ले सकता। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज मैनेज्ड बाय कंपनी फॉर्म फॉर ऑपरेटिंग द सेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वो कंपनी बनी ही उस ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए। एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, अभी तक लॉ में पुराना नाम ही चल रहा है, आपने यहाँ भी लिख सकते हैं पेपर में, कोई हर्ज नहीं। एंड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन पाकिस्तान। ये एक और शर्त है, अगर आपने 70 एम्प्लॉयज को जर्मनी में नौकरी दे दी और सारी शराइत पूरी हो रही हुई, फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सी में शर्त है कि इसका ऑफिस कहाँ होना चाहिए? डी, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय। अच्छा, जब ये बेनिफिट आया था ना, तो ये बात आपसे एक दफा पहले हो चुकी हुई है। ये बेनिफिट आया था तो फिर लोगों ने क्या किया कि लोगों ने कहा कि हमारी तो कंपनी यकम जुलाई 15 से पुरानी है, हमारी तो कंपनी 2012 में बनी थी, हमारी तो कंपनी 2013 में बनी थी, तो हम ये बेनिफिट कैसे लें? तो लॉ मेकर ने ऐसी सूरत में कहा कि भाई आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ की, इन्होंने 2012 में कंपनी बनाई थी, उसको ब्रेक कर दिया 2016 में जाके। ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, 16 में ब्रेक करके 2 कंपनीज में तकसीम कर दिया। 100 एम्प्लॉयज तुम इधर, 100 एम्प्लॉयज तुम उधर जाओ। अब और कहा गवर्नमेंट को कि हम नई कंपनीज बना के लाए हैं, 2 नई कंपनीज, तो हमें टैक्स माफ कर दो। मैंने कहा इसकी इजाजत नहीं है। डी, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय स्प्लिटिंग अप। फिर बाद में आपने साइंस मारी, रिकंस्ट्रक्शन भी कर ली और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग होती है कंपनी, ऑफ एन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब कंपनी, ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वो पहले से थी, वो पहले ही थी, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, और बाय ट्रांसफर ऑफ मशीनरी और प्लांट फ्रॉम एन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान एट एनी टाइम बिफोर। और वो कंपनी कब से बनी हुई थी? हाँ, बाय ट्रांसफर ऑफ मशीनरी और प्लांट फ्रॉम एन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बिफोर यकम जुलाई 15। भाई ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक ये बात है कि आपने पहले से बनी हुई को 2 में स्प्लिट नहीं करना, और दूसरी ये बात है कि बनाई तो आपने बिल्कुल नई फ्रेश कंपनी, लैंड भी नई, बिल्डिंग भी नई, एम्प्लॉयज भी नए, सब नया, लेकिन जब प्लांट खरीदने की बारी आई तो प्लांट किसी ऐसी फैक्ट्री से मोबाइल वाले भाई खरीद लिया। हो गया, पढ़ लिया, देख ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो लैंड भी नई, बिल्डिंग भी नई, एम्प्लॉयज भी नए, सारे मैनेजमेंट भी नई, लेकिन जब प्लांट खरीदने की बारी आई आपने किसी ऐसी फैक्ट्री से खरीद लिया जो यकम जुलाई 15 से पहले की बनी हुई थी। तो लॉ मेकर को इस पे भी गुस्सा चढ़ा, कहते हैं प्लांट ओल्ड वाला नहीं, उधर फिर लोग नौकरियां निकाल देंगे, तुम नौकरियां दे दोगे, ये क्या बात हुई? तो इसकी भी इजाजत नहीं है, प्लांट भी नया होना चाहिए। ये 2 बातें जरा देखें अलग अलग समझने। जहां से बात अलग होगी मैं खुद बताऊंगा। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पहले से मौजूद कंपनी को तोड़ना नहीं है। और के बाद नेक्स्ट अगली बात शुरू हो रही है, अब आप 2 का नंबर दे देंगे इस पे। और अब बिल्कुल अगली बात है, और बाय ट्रांसफर ऑफ मशीन फ्रॉम अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड बिफोर यकम जुलाई 15। आपकी तो नई है कंपनी, लेकिन जिससे आपने खरीदी वो यकम जुलाई 15 से पहले की बनी हुई थी, इसकी भी इजाजत नहीं है। ये 2 अलग अलग बातें हैं, बेशक दोनों को अलग अलग पेपर में लिखाइएगा। और बाय ट्रांसफर ऑफ मशीन फ्रॉम एन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड बिफोर यकम जुलाई 15। ओके, पॉइंट नंबर 4 फिर टेस्ट कॉपी होके आ रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, वेयर एनी क्रेडिट इज अलाउड, जहां कोई क्रेडिट अलाउ हो गया, एंड लेटर ऑन, और बाद में पता चला
एंड लेटर ऑन, और बाद में पता चला। भाई आप क्यों नहीं देख रहे नोट्स की तरफ, देखो ना। वेयर एनी क्रेडिट इज अलाउड, जहां क्रेडिट अलाउ हो गया, एंड लेटर ऑन, बाद में पता चला, इट इज डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सबूत की बुनियाद पे, दैट एनी ऑफ द कंडीशंस वर नॉट, सारी या ऑल या एनी, कोई एक भी फुलफिल नहीं हुई थी, द कमिश्नर मे रिकैलकुलेट द टैक्स फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर। जी मुझे बता दें, जुर्म बताएं और इसकी सजा बताएं, बताएं जुर्म क्या इसने किया और सजा बता दें क्या है। हाँ, मिसाल के तौर पे आपके एम्प्लॉइज 50 थे ही नहीं, आपने झूठ बोल के इधर उधर से बंदे पकड़ के 50 पूरे कराए, ये झूठ बाद में पकड़ा गया, पहले तो आपका झूठ नहीं पकड़ा गया, आपको टैक्स माफ कर दिया गवर्नमेंट ने, जैसे वो शेयर्स में था, आपको टैक्स माफ कर दिया, बाद में आपका झूठ पकड़ा गया कि यार ये एम्प्लॉइज तो इधर उधर से पकड़ के डाले थे, दूसरी फैक्ट्रियों के भी इधर, तो ऐसी सूरत में आपको सजा मिलेगी। और सजा क्या मिलेगी आपको, पुराना जो टैक्स क्रेडिट अलाउ हुआ था वो डिसअलाउ हो जाएगा, और उस साल का टैक्स दोबारा कैलकुलेट होगा। जब उस साल का टैक्स दोबारा कैलकुलेट होगा, आप टैक्स क्रेडिट माइनस करके होगा या बगैर माइनस किए। ओके, वेयर एनी क्रेडिट इज अलाउड एंड लेटर ऑन पता चला ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सबूत की बुनियाद पे, दैट एनी ऑफ द कंडीशंस वर नॉट फुलफिल्ड, कि कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, द कमिश्नर मे रिकैलकुलेट द टैक्स फॉर द, ये सजा है कि कैलकुलेट टैक्स दोबारा होगा। आगे लिखें, अब क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, अब जो दोबारा कैलकुलेट होगा उसमें क्या ध्यान रखा जाएगा, अब क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। ओके, एक सवाल अराइज होगा, इधर अटेंटिव रहे। कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराया 20 जून 2019 को, और ट्रायल प्रोडक्शन शुरू की 25 जून 19 को, और कमर्शियल प्रोडक्शन, ट्रायल और कमर्शियल में क्या फर्क है, सैंपल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू की 4 जुलाई को। अब ये कंपनी बॉर्डर लाइन पे खड़ी है। बॉर्डर लाइन कैसे, 30 जून 19 आपको पता है बॉर्डर लाइन है, 30 जून 19 के बाद ये बेनिफिट मिलना क्या हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कंपनी की सेटअप की डेट क्या समझी जाएगी, क्या इसको बेनिफिट देना है। अगर सेटअप की डेट ये समझी जाए तो फिर तो कंपनी फारिग है, इसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखना पड़ेगा व्हाट इज द डेट ऑफ सेटअप, तो एक डेफिनेशन है, पॉइंट 5 की हेडिंग दें, व्हाट इज डेट ऑफ सेटअप, व्हाट इज डेट ऑफ सेटअप। और ये पॉइंट 5 आपने मुझे खुद पढ़ के बताना है, व्हाट इज द डेट ऑफ सेटअप। कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर कब कराया, एससीसीपी जाके, एससीसीपी के पास जाके कब रजिस्टर कराया अपने आप को, 20 जून को। प्लांट खरीद के ट्रायल कब बनाई, फिर प्लांट तो पड़ा ही हुआ था, उससे कमर्शियली चीजें बेचनी कब शुरू कर दी, 4 जुलाई से। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, a manufacturing unit shall be treated to have been set up on the date on which the unit is ready to go into production, whether trial or commercial। कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता whether trial or commercial, इस दिन ready to go into production नहीं है, क्योंकि इस दिन तो कंपनी बनाई है, अभी तो प्लांट से कुछ किया ही नहीं, इस दिन ready to go into production है। बट कौन सी वाली,
वेदर ट्रायल और कमर्शियल, क्या मतलब? कहते जो मर्जी, ऑब्वियसली कौन सी पहले हुआ करेगी? ट्रायल पहले हुआ करेगी। आप बता दें व्हाट इज डेट ऑफ सेटअप। कहते हैं मेरी नजर में प्रोडक्शन की डेट सेटअप की डेट है। हमने कहा कौन सी वाली प्रोडक्शन? कहते कोई भी। कहते कोई भी। वेदर ट्रायल, जिसको कहते हैं वेदर ट्रायल को कोई मसला नहीं, खैर है जो मर्जी कर लो। आप बता दें वी आर एट सेफ एंड। व्हाट इज डेट ऑफ सेटअप? इट इज डेट ऑफ सेटअप। इट इज डेट ऑफ सेटअप। ये डेट ऑफ सेटअप है। आप बताएं बेनिफिट मिलेगा? जी, बेनिफिट अलाउ होगा, इसको टैक्स माफ होगा क्योंकि इसने प्रोडक्शन बड़े टाइम पे शुरू कर दी थी। कौन सी वाली? कोई भी, कोई भी, कोई भी। आमतौर पे कौन सी पहले हुआ करेगी? ट्रायल। For the purposes of this section, a manufacturing unit shall be assumed to have been set up on the date on which unit is ready to go into production. कौन सी प्रोडक्शन? चाहे ट्रायल चाहे कमर्शियल, उससे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में दोनों एक ही हैं। ठीक है, पास पेपर्स में। अच्छा, एक मिनट चैप्टर के पहले सफे पे आए। चैरिटी पे क्या माफ होगा? टैक्स। टैक्स क्रेडिट माफ होगा। ठीक है, टैक्स माफ होगा। शेयर खरीदने पे, सुकूक खरीदने पे, लाइफ इंश्योरेंस कराने पे। अच्छा, हर एक का फॉर्मूला अलग है, हर एक की कंडीशंस अलग हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस, जैसे आप मैं बोलूँ ना लाइफ इंश्योरेंस, आपके जहन में आना चाहिए बंदा रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल या एओपी होनी चाहिए, और इनकम सैलरी या बिजनेस कमा रहा होना चाहिए। ये सारी शराइत आपके जहन में फौरन आ जानी चाहिए। अगर ये शराइत पूरी करेगा तो फिर इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हाँ, 2 साल तक पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी, वरना जो अलाउ हुआ है वो डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ चैरिटी का टैक्स माफ होगा, आपके जहन में आना चाहिए कि गवर्नमेंट के इदारे को या नॉन प्रॉफिट इदारे को डोनेशन देंगे चेक के जरिए, फिर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, या प्रॉपर्टी डोनेट करेंगे फिर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसको कहते हैं पूरा बिल्कुल आपने सही तैयारी की हुई है। तो ये अगर सारी शराइत पूरी होंगी फिर टैक्स माफ हुआ करेंगे। अगले सफे में आए, हेल्थ इंश्योरेंस का भी टैक्स माफ होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का भी, ये सेक्शन सारे बड़े आसान थे, थोड़ी थोड़ी कंडीशंस की वजह से बातें लेंथी होती गई। ओके, अगर आपने अपनी पेंशन की खुद फिक्र शुरू कर दी है, वॉलंटरी पेंशन सिस्टम, तो भी टैक्स माफ होगा। 64C न्यूमेरिकली कल कर लिया था सिर्फ समझने के लिए, ये पेपर में नहीं आ सकता न्यूमेरिकली क्योंकि कंपनीज को टैक्स माफ होगा। किसको टैक्स माफ होगा? कंपनीज को टैक्स माफ होगा ये। ओके, आगे आए। 60C तो इंडिविजुअल लेते हैं आमतौर पे घर बनाने के लिए लोन, तो 60C की पहली लाइन में उसने लिख दिया ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल्स को है। पहली लाइन में उसने लिख दिया ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल्स को है। ओ सॉरी, इधर एक लाइन रह गई थी हमारी, उसकी तरफ मैं आता हूं। 60D वाला ऑब्वियसली नेचुरली बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स को है, कंपनीज के तो बच्चे नहीं होते, तो इंडिविजुअल्स के बच्चे होते हैं, तो 60D बेनिफिट इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है। और 64B जो आज हमने पढ़ा है वो तो कंपनीज को अवेलेबल है। इधर ही रहें, वापस आ जाएं 60C पे। वो एक लाइन रह गई थी, आपको भी उसको याद करा देनी चाहिए थी। पहली लाइन 60C, एवरी इंडिविजुअल, सफे का टॉप, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, एवरी इंडिविजुअल shall be entitled to a deductible allowance for interest paid in the year on a loan received, उधर भी नोट्स दे दें, इधर भी दे दें, on a loan received from, नंबर 1। इस लिस्ट को पढ़ने से पहले इंटरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ लें। इंटरेस्ट क्या है? अच्छा, बड़ा गौर से बात सुननी है, ये थोड़ी सी इंग्लिश टफ लिखी हुई है। एक साहब हैं, वो कहते हैं कि जी घर बनाने के लिए मुझे लोन चाहिए,
अब गवर्नमेंट कहती है कि जी ठीक है लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन आप याद रखना इस लोन के ऊपर जो आप बैंक को इंटरेस्ट दोगे तो वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं है। तो अब होता क्या है, गवर्नमेंट ने कहा जी 50 लाख रुपए इंडिविजुअल ने डाला, 50 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। अब कितने पैसे इकट्ठे हो गए 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया लेकर आपने बनाया घर, बिल फर्ज आपने खुद नहीं रहना था, आपने किराए पे चढ़ा दिया। तो अब हर महीने आपको उस घर से किराया आ रहा है। अब उस किराए का कुछ हिस्सा आप खुद रख लेते हो और उस किराए का कुछ हिस्सा आप बैंक को दे देते हो, क्योंकि बैंक आपसे कह रहा है मैंने लोन दिया हुआ, मुझे बदले में कुछ दो। तो जो किराया आता है थोड़ा सा किराया अपने पास रख लेते हो, थोड़ा सा किराया बैंक को दे आते हो। तो वो कहते हैं भाई ये शेयर इन रेंट बैंक को दे रहे हो, तोबा तोबा करो, इंटरेस्ट नहीं दे रहे। पढ़े, प्रॉफिट और शेयर इन रेंट ये उस सूरत में होगा जब आप घर किराए पे चढ़ाए बना के। तो कहते हैं आप इंटरेस्ट नहीं दे रही, ऐसी बात है ना, किया करो। कहते हैं आप क्या दे रहे हो, शेयर इन रेंट दे रहे हो। इस बंदे ने कहा मैंने घर ही नहीं किराए पे चढ़ाया, मैं तो खुद रह रहा हूं। कहते चलो मैं और लॉजिक सोचता हूं कोई। कहते हाँ, कहते हैं आपने जो है ना आप घर में खुद रह रहे हो तो घर की कीमत बढ़ रही है। हमने कहा वो कैसे, हमारे रहने से, हम कोई सेलिब्रिटी हैं, हमारे रहने से घर की कीमत बढ़ रही है। उन्होंने कहा नहीं, आप लैंड की कीमत आमतौर पे बढ़ती है, तो वो जो लैंड की कीमत बढ़ रही है ना उसका कोई थोड़ा बहुत हिस्सा आप खुद तो एंजॉय कर रहे हो घर में रह के, और थोड़ा बहुत हिस्सा कोई बैंक को दे आया करो। तो कहते हैं मेरे ख्याल से कुछ ऐसे हो रहा है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बातें नहीं करनी। एंड शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बैकएंड पे कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके घर की प्राइस 1 करोड़ पे हो और जमीन एकदम महंगी हो जाए, 1.5 करोड़ पे हो जाए, तो उस 1.5 करोड़ में से 50 लाख में से 25 आप बैंक को दे आओ। कभी भी नहीं ऐसा होता। आप बैंक को कहते हो मैंने तुमसे इतना लोन लिया हुआ है, लोन पे रेट लगाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेटर पकड़ के वो इंटरेस्ट आप उसको देते हो। ये जो बात करे ऐसा कभी नहीं होता। और ना कभी हम बैंक को ये कहते हैं कि हमने इतने पे घर किराए पे दिया हुआ है, अगर किराया नहीं आया तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। बैंक कहते हैं भाई मेरा इससे ताल्लुक नहीं, तुझे किराया आए ना आए, मुझे मेरा हिस्सा दो। और कहीं अगर प्रॉपर्टी डी वैल्यू होती है तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट छोड़ नहीं देता। तो ऐसा होता नहीं है जैसा लिखा हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट का लफ्ज उसने मिटाया, और इंटरेस्ट का लफ्ज मिटाकर उसने एक और लॉजिक पेश की। एवरी इंडिविजुअल शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर शेयर इन रेंट। या तो शायद उसको किराए का हिस्सा दे रहे हो आप, या उसको घर की कीमत बढ़ने का कोई हिस्सा दे रहे हो। इट इज नॉट इंटरेस्ट एज पर लॉ मेकर। ओके बांटे जी। जल्दी जरा जारी रखें, ये सफ़े अभी ले लें, थोड़ा बहुत टेस्ट आज डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कल कर लेंगे। भाई सोल्यूशन रखवा दिए फोटोकॉपियर के पास? ठीक है, सोल्यूशन फोटोकॉपियर से लेते जाइएगा। पिछला टेस्ट भाई आज चेक होके मिल रहा है, आखिरी 5 मिनट उसके लिए। जी भाई ना मिले हों ऊंची से हाथ खड़ा कर दें। सेकंड रो में नहीं मिले भाई। सेकंड रो राइट साइड पे भी जी, और ऊंची से और चाहिए, ऊपर करता हूं, मुझे बता दिया करो जी। और किसको पेज चाहिए हाथ खड़ा रखें ऊंची से, जब तक मेरे ना हाथ खड़ा रखें। पीछे देखो। ओके भाई, टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें, दूसरे सफे के एंड पे डाला है। टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पॉइंट 5 जरा मैंने डिस्कस करना है। मिस्टर सलमान, a property dealer in USA,
came to Pakistan on Jakam February 15. During his stay up to 2 August 15 in Pakistan, he remained in Peshawar up to 30 June 15 and thereafter till his departure in Quetta. Assume the commissioner has granted him a permission to use calendar year as special tax year. एज्यूम करें कमिश्नर ने उसको कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे यूज करने की इजाजत दे दी है, तो मेरे भाई प्लीज इसका फिर साल बनता है ये वाला, कैलेंडर ईयर के लफ्ज को अंडरलाइन करना था। कमिश्नर हैज अलाउड हिम टू यूज कैलेंडर ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। और कहानी इसकी सुने, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि पेशावर में कितना अरसा रहा और कोयटा में कितना अरसा रहा। 30 जून 15 को तो काट दें, इसका सवाल में कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान कब आया? फरवरी। और कब गया? 2 अगस्त। फरवरी लीप का साल नहीं है, इसलिए 28 दिन गिनेंगे। कैलकुलेटर पकड़ें, 28 जमा 31 जमा 30 जमा 31 मई में पहुंच गए हम, जमा 30 जून के, जमा 31 जुलाई के, जमा 2 अगस्त के, एग्जैक्ट 183 डेज। तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसको रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा। ओके, पॉइंट 4 BBL is a non-listed public company incorporated under company law. All the shareholders are individuals and the control and management during the year was outside Pakistan. Okay, निकालें जरा चैप्टर 4, हिम्मत करें। चलिए मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड पाकिस्तान है, लेकिन मैंने कहा था ये तब देखना है जब पहले 2 वाले टेस्ट फेल हो जाएं। पहला वाला टेस्ट था कि कंपनी पाकिस्तान में लॉ में रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर इस कंपनी ने अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर करा लिया है तो इट इज अ रेजिडेंट कंपनी। ये नहीं देखा जाएगा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां है। बड़ा वाज़ेह तौर पे आपसे बात की थी, अब जरा असूल दोबारा सुन लें। अगर एक कंपनी अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर करा ले वो तो रेजिडेंट बन गई। जो कंपनी लॉ में ना रजिस्टर कराए उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखना है कहां पे है, क्योंकि वो जो तीनों पॉइंट्स थे उधर लिखे हुए रेजिडेंट कंपनी में चैप्टर 4 में, तीनों पॉइंट्स का एक वक्त में पूरा होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई एक भी पूरा हो जाए। तो कितने लोगों ने गलत जवाब दे दिया था इसका, वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो इसको मेरे भाई जरा जाके ना गौर से पढ़िएगा, उस वक्त भी ये बात बताई थी। ओके, आज वाले टेस्ट के अंदर, कल वाले टेस्ट के आए इसी सफ़े पे रहें, सफ़े का टॉप। अ बिल्डिंग इज फॉर द फर्स्ट टाइम लेट आउट एंड द ओनर रिसीव्स नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ऑफ 5 लाख। कितने लोग पास हो जाएंगे इस टेस्ट में? ये जो कल हुआ है, आधे मार्क्स तो आ जाएंगे ना हर एडजस्टमेंट। अ बिल्डिंग इज फॉर द फर्स्ट टाइम लेट आउट एंड ओनर रिसीव्स नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ऑफ 5 लाख इन 2005। On termination of tenancy before expiry of 10 years by the tenant, the amount of 5 lakh is refunded and is re-let out to another tenant and owner receives non-adjustable amount of 8 lakh in 2000. No, how this amount will be taxed? Okay, अब भाई 2005 में 5 लाख का कुछ हिस्सा गया होगा, वो 50,000 है। 2006 में भी 50,000 गया होगा, 2007 में भी 50,000 गया होगा और 8 में भी 50,000 गया होगा। 8 में गया होगा, 8 में भी 50, वो तो 9 में नया आ रहा है ना, तो 9 में नया आ रहा है। अब बता दें 9, ये जो 8 लाख आ रहा है 9 में से, इसमें से कितने 50,000 माइनस करेंगे? 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 4। तो 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख को फिर भी 10 से डिवाइड करना था। हाउ? तो 6 लाख को डायरेक्ट कितने लोगों ने लिख दिया? कितने लोगों ने 10 से डिवाइड करके लिखा? हाँ, 6 लाख को 10 से डिवाइड करना था, क्योंकि इन एनी केस 10 से तो डिवाइड करना है। तो इसके आगे लिख लें 16 का 3, ये 16 का 1 नहीं था, याद आ रहा होगा, 1 2 3, ये 16 का 3 था। इसमें पुराना जा रहा था और नया आ रहा था। ओके, इस सवाल में और कोई मसला था तो बताएं। ओके, पिछले सफ़े पे आए।
जी एनी प्रॉब्लम या सोल्यूशन देख के बताएंगे। सोल्यूशन देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन 3 के 1 की पहली लाइन बता दें मुझे। जी 2 मिनट रह गए। ओके। Point 1, he retired from his employment with Prime Foods and since then he has been self-employed as a management consultant. His income from self-employment is इतने। Self-employment क्या होती है? अपने आप को नौकरी दी हुई है। हाँ, ये मैंने आपको कभी बताया नहीं हुआ था, बट इट इज बिजनेस, इट इज नॉट सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और अगर किसी के पास जाके नौकरी करना, इनकम फ्रॉम सैलरी, और खुद ही अपने आप को नौकरी दे देना, बिजनेस। ही हैज बीन सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वैसी एक जनरल नॉलेज की बात थी, इससे कोई ताल्लुक नहीं था, आपने जो पढ़ा हुआ है अभी तक, और बल्कि हमने कभी डिस्कस भी नहीं की थी ऐसी चीज क्लास में। He sold jewelry for 12 लाख which was purchased 2 years ago for 9 million, 12 मिलियन सॉरी। ये 3 मिलियन के ज्वेलरी का गेन आ जाएगा। ज्वेलरी वॉज हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय हिज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइफ डिपेंडेंट होती है। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा था। और जी बस ठीक है भाई, वो टेस्ट ला दें आखिर से, मुझे टेस्ट ला दें। ये सफा कल अपने पास रखिएगा, फिर अभी सोल्यूशन ले लें, जो इशू आया बताइएगा। अंसा ताहिर, वेल डन, एक्सीलेंट, 25 मार्क्स। 10213, वेल डन, 25 सरिया 5। जी लाइवा रफी, वेल डन, 23 मार्क्स। जी 12258, वेल डन, 23 मार्क्स। 10592, वेल डन, 25 सरिया 5 नंबर। 10591,